स्वागत है दोस्तों नई क्लास में। आज हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिट्टियों का जितना भी प्रकार का वर्गीकरण किया गया है और जितने भी टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का अगर उसमें टॉपिक है तो, या सीईटी का हो, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मिट्टियों के, वो सब मैंने इसमें शामिल किया है। तो एक ये क्लास लगा लोगे ना तो आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। सबसे पहले है मिट्टियों के प्रकार, ICAR। तो ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो, उसके अनुसार अपन पढ़ते हैं ना ICAR के अंडर कौन कौन से कॉलेज है अपने राजस्थान में। केश आनंद कृषि विश्वविद्यालय की बात करती है ना। कौन कौन से ICAR के अंडर में नहीं आते, है ना। तो ये मृदा के प्रकार ICAR के द्वारा जो किए गए हैं वो। तो मिट्टी की प्रक्रिया के आधार पर है ये, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। तो निर्माण की प्रक्रिया मतलब कौन से काल में बनी, किस प्रकार से बनी थी, तो उसके आधार पर बात करें तो ये 8 प्रकार की है। फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो 5 है, जो अपन एरिडिसोल एल्फिसोल वो पढ़ते हैं वो 5। और फिर मृदा की उपलब्धता व उपयोगिता के आधार पर ये है 9। और फिर कृषि विभाग के अनुसार ये 14, ये भी पढ़ेंगे अपन, जिप्सीफेरस वगैरह जो है ना वो, ये है 14। और मिट्टी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो स्थानीय जलवायु। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिट्टी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? स्थानीय जलवायु। तो जलवायु अपन पढ़ते हैं ना कि करक और मकर के बीच में है वो उष्ण जलवायु होता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, है ना। फिर उपोष्ण आता है, शीतोष्ण आता है, शीत जलवायु आती है, फिर ऊपर ध्रुवीय जलवायु आती है ना। तो ये जो किस एरिया में है, किस जलवायु प्रदेश में वो एरिया स्थित है, तो वहाँ की मिट्टी उस पर डिपेंड है वो करती है, ठीक है, स्थानीय जलवायु। इसके अलावा कणों के आधार पर बात करें तो 3 होती है। बलुई होती है जिसके कण है वो बड़े बड़े होते हैं बलुई मिट्टी में। और फिर कच्छारी होती है जो मिक्स होती है। और चिकनी मिट्टी के कण बहुत है वो छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कई बार बनता है कि बलुई मिट्टी है या इनमें से किसकी जो जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जल धारण क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, चिकनी की, ठीक है, बलुई की नहीं होती, क्योंकि बलुई में जल अवशोषित तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जल अवशोषण की क्षमता सर्वाधिक होती है इसकी, लेकिन जल धारण की नहीं होती। जल धारण का मतलब होता है जल को बनाए रखना, अपने अंदर नमी को बनाए रखना। तो ये छोटे छोटे कण है, इसके अंदर से देखो गर्म होकर ये वाष्प बनेगी नहीं, बनेगी तो भी अंदर ही रह जाएगी, इसमें ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी। और जो बड़े बड़े कण है ना ये, तो बलुई मिट्टी से वो कण है वो वाष्प बन के वो पानी के कण बाहर निकल जाएंगे। तो जल धारण की क्षमता सर्वाधिक इसकी होती है, सबसे कम इसकी होती है, ठीक है, इसकी मीडियम होती है। तो जल अवशोषण की क्षमता तो बलुई मिट्टी की सर्वाधिक होती है, और जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक इसकी होती है, जलधारिता की, चिकनी मिट्टी की, ठीक है। फिर उपजाऊपन के आधार पर है उपजाऊ मिट्टी या फिर मध्यम उपजाऊ और एक अन्य उपजाऊ, ये तो आप जानते ही हो। तो इनको अब डिटेल से बढ़ते हैं आगे। पहला, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है वो नई दिल्ली। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर देखते हैं ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी आज़ादी से पहले, लेकिन उसका नाम क्या था? तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी पहले। तो इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये था 1929 में। फिर 56 में वास्तविक में स्थापना हुई थी। पूछे आपसे कि ICAR की स्थापना कब हुई थी? अपन करेंगे 1956 में। हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। फिर है जलोढ़ मृदा, ये पढ़ रहे हैं अपन निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, किस प्रकार की निर्माण होता है इनका, तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले जलोढ़, दोमट, कांप या कच्छारी मृदा। तो जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा या अपन कहते हैं जो नदी द्वारा लाई जाती है, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा ये सबसे उपजाऊ होती है ना, कांप मृदा भी कह देती है, कच्छारी मृदा भी कह देती है। और निक्षेपण मिट्टी, निक्षेपण क्यों कहते हैं? निक्षेप किसको कहते हैं? इकट्ठा हो जाना। तो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर थोड़ी ज़मीन है वो नीचे की तरफ होती है, तो वहाँ पर वो जमा हो जाती है, या फिर इसके किनारों की तरफ है वो चारों ओर है वो जमा हो जाती है। तो ये जो जमा होकर जो मैदान बनाती है उसको निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो निक्षेपण मिट्टी भी इसको है वो कह देते हैं। तो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से जलोढ़ मृदा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी अपने जो राजस्थान का जो अरावली भाग है उसके इस साइड वाला जो पूर्व मैदानी प्रदेश है, यानी कि पूर्वी नहीं, इसको पूर्व मैदानी प्रदेश बोले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा इस मैदान का वो निर्माण हुआ है। सर्वाधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, कार्बनिक तत्व, फास्फोरस की वो कमी होती है। देखो ह्यूमस कहाँ पर ज़्यादा होगा? जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। अब ये तो मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है, तो वहाँ पर देखो पेड़ पौधे बाद में उगेंगे ना, पहले तो मिट्टी लाई गई है, तो इसमें ह्यूमस कैसे होगा? नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता।
और कार्बनिक तत्व, बिल्कुल कार्बनिक तत्व तो पत्ते वगैरह होते हैं पेड़ों के, इन्हीं से बनते हैं, है ना। तो वो नदियों में तो कैसे बनेगा, तो इसलिए इनकी है वो फास्फोरस इनकी है वो कमी होती है, याद रखना है, ठीक है। तो कैल्शियम पोटेशियम की है वो अधिकता होती है, ये याद रखना है। कैल्शियम पोटेशियम ये क्योंकि चट्टानी होती है ना, तो वो घुल घुल के इसके अंदर है वो आ जाती है। तो कैल्शियम और पोटेशियम की इसमें अधिकता होती है। नाइट्रोजन ह्यूमस कार्बनिक तत्व की कमी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बहुत बार कि कार्बनिक तत्व की नाइट्रोजन की क्या इसमें कमी होती है, तो अपन कहेंगे हाँ बिल्कुल होती है, मतलब जो मिट्टी ला के जमाती है उस टाइम, ठीक है। फिर उपजाऊपन का कारण है नमी के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण तिरह होता है इसमें, तो नमी इसमें बनी रहती है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो दोमट मृदा होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना, इसमें कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें जल धारण करने की क्षमता, जल स्थिरीकरण की, ठीक है, तो जल इसमें स्थिरीकरण की क्षमता अधिक होती है। और जब जल इसके अंदर रहेगा तो नाइट्रोजन भी स्थिरीकरण रहेगा, ठीक है। मतलब जल को अगर ऑब्जर्व करके रख सकती है तो नाइट्रोजन को भी वो रख सकती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो तिरव होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है ऐसे तो जब वो जमती है तब, लेकिन जब आपको पता है बारिश वगैरह होती है तो उसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है बारिश के पानी में, क्योंकि वो अंटू टूटता है जब बिजली कड़कती है तो वो नाइट्रोजन है वो ज़मीन में चला जाता है, तो उसका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो इसलिए मिट्टी में वो तिरव होता है, उसका स्थिरीकरण तिरव हो जाता है, इसीलिए ये उपजाऊ है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के कारण ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। यूरिया वगैरह डालते हैं उसमें नाइट्रोजन तो होता है। फिर जलोढ़ मृदा विकसित मृदा होती है, बिल्कुल विकसित मृदा होती है, देखो स्तर होते हैं 5, फिर इनके अंदर 500 स्तर है वो पाए जाते हैं, तो स्तर होते हैं वो 500 स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको विकसित मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा, क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है ये। खाद्यान्न इसमें देखो सर्वाधिक गेहूँ होता है, चावल होता है ना, ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर, ये होता है गेहूँ चावल। जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है, गहन या सघन कृषि किसको कहते हैं, तो देखिए ये जो एक एरिया है मान लो 1 बीघा 1/1 है, ये इतना एरिया है, इसमें एक तो देखो बहुत ही दूर दूर पे ऐसे पौधे उगाए हुए हैं और एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, सघन। तो गहन या सघन कृषि है वो ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर विस्तार की बात करें तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, बनास बाणगंगा बेसिन, बनास राजसमंद वाली और जो नीचे जाती है वो ऊपर जयपुर वाली जो बाणगंगा है वो, तो इसके बीच वाला जो प्रदेश है उसको दोआब प्रदेश भी कह देते हैं, क्या बोलते हैं, दो आब। आब नदियों को कहते हैं दो आब, यानी दो नदियों के बीच का स्थान, तो ये दो आब प्रदेश है अपना, दो नदियों के बीच का स्थान, ठीक है। तो जयपुर दौसा भरतपुर अलवर ये जो बीच वाला एरिया है बनास बाणगंगा बेसिन, यहाँ पर है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर जो खाद्यान्न है वो ज़्यादा होता है। चंबल बेसिन जो नीचे वाला माधोपुर करौली धौलपुर, चंबल जो अपने राजस्थान के यहाँ से जो गुजरती है बॉर्डर MP के बॉर्डर के साथ साथ है, तो वहाँ पर है वो चंबल बेसिन पाया जाता है, तो वहाँ पर भी ये आपकी दोमट मृदा है, जलोढ़ मृदा है। घग्गर प्रदेश हनुमानगढ़ गंगानगर वाला एरिया, यहाँ थोड़ी सी भूरी कच्छारी मृदा है वो पाई जाती है। कच्छारी मैंने आपको बताया बीच की होती है, जो चिकनी और इसकी जो बीच की होती है बलुई की, तो भूरी कच्छारी मृदा पाई जाती है घग्गर प्रदेश में। यहाँ पर गेहूँ सर्वाधिक होता है गंगानगर में, चावल सर्वाधिक होता है वो हनुमानगढ़ में। हालांकि चावल है वो हर साल ये चेंज होते रहते हैं कि सर्वाधिक कौन कहाँ हुआ, है ना। हनुमानगढ़ में सरसों भी सर्वाधिक होती थी, लेकिन कई बार भरतपुर आगे चला जाता है, कई बार है वो आपका टोंक आगे चला जाता है, ठीक है, तो ये चेंज होती रहती है। बूंदी भी चावल में आगे आ गया था, है ना, तो ये तो हर साल चेंज होती रहती है, वो कृषि आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे। फिर इसके अलावा माही बेसिन, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो नीचे वाला जो एरिया है ये माही बेसिन, ठीक है। माही सुगंधा यहाँ पर है वो चावल होता है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछे सबसे पहले जलोढ़ मृदा, इसको दोमट कांप कच्छारी या निक्षेपण मिट्टी भी वो कह देते हैं। तो ये कौन सी मिट्टी होती है, जहाँ पर नदियाँ बह रही है, ठीक है, जहाँ पर नदियाँ वो बह रही है और जो मिट्टी का जमाव कर रही है और मिट्टी जमा करके वहाँ पर मैदानों का निर्माण कर रही है, तो ये जलोढ़ मृदा होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण तिरव होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तिरव होता है, लेकिन वैसे पूछे तो ह्यूमस कार्बन और फास्फोरस नाइट्रोजन इनकी है वो कमी होती है, पोटेशियम और कैल्शियम की है वो अधिकता होती है। यहाँ पर सर्वाधिक चावल और गेहूँ होते हैं और ये क्या आपकी विकसित मृदा है और यहाँ पर गहन कृषि होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। फिर जलोढ़ मृदा का भी यह वर्गीकरण किया गया है, अपन पढ़ते हैं ना खादर भाबर वो, तो जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण किया गया। पहला है भाबर, सबसे कम उपजाऊ होती है, ये कंकड़ पत्थर वाली है। फिर तराई है वो
तराई मतलब नीचे से दलदली भूमि होती है वहाँ पर। फिर बांगर है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, देखो खादर और बांगर में अंतर बहुत बार पूछ लेते हैं। तो खादर तो है नवीन जलोढ़ मृदा और बांगर है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा है। अपन पढ़ते हैं ना राजस्थान का, ये जो शेखावाटी वाला एरिया है, चूरू झुंझुनू सीकर वाला एरिया, इसको अपन बांगर प्रदेश बोलते हैं, बांगर। और नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है ना, उसको बोलते हैं अपने बागड़ प्रदेश। तो बागड़ और बांगड़ में बहुत फर्क होता है। ठीक है, ये जो आपका है ना बांगर प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर नदियाँ बहती थी और उन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इस यहाँ पर मैदानों का वो निर्माण हुआ है। तो प्राचीन जलोढ़ मृदा उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, तो ये बांगर प्रदेश हो गया। और नवीन जलोढ़ मृदा जहाँ पर आज भी नदियाँ बह रही है, चंबल है, माही है और बनास है, बाणगंगा है, तो उनके द्वारा आज भी मिट्टी का जमाव वहाँ पर हो रहा है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को अपन क्या कहते हैं, खादर। तो ये आपको याद रखना, बांगर और खादर में मुख्य अंतर। और बांगर प्रदेश कौन सा है ये भी याद होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर मैप से इससे पता चल जाएगा, पर्वतीय प्रदेश, यहाँ से देखो नदियाँ आती है क्योंकि यहाँ पर पानी ऑब्जर्व नहीं होता, तो बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, तो पानी है वो नदी के रूप में आगे बहता है। तो ये जो सबसे पहले वाला एरिया आता है जहाँ पर कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं, इसको बोलते हैं पर है भाबर प्रदेश। ठीक है, ये भाबर जो इस जलोढ़ मृदा का वो प्रकार होता है भाबर होता है। ये शिवालिक क्षेत्र यानी ऊपर हिमालय आपका, उसके नीचे वाला जो एरिया है वो। ठीक है, फिर आपका और नीचे आता है तो यहाँ पर आती है तराई, दलदली भूमि आती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी छोटे कण होते हैं। फिर है प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो प्राचीन जलोढ़ या बांगर, तो बांगर वो होती है जहाँ पर पहले पानी जाता था लेकिन अब वहाँ पर नहीं जा पाता। ठीक है, पहले यहाँ पर पानी जाता था लेकिन अब वो नहीं जाता, या अभी नदियाँ वहाँ पर नहीं बहती। फिर है आपके नवीन जलोढ़ मृदा जहाँ पर आज भी नदियाँ बह रही है और मिट्टी जो है बह बह के आकर के वहाँ पर है वो जमा हो रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाबर यानी बड़े वाले पत्थर होते हैं यहाँ पर। तराई जो दलदली भूमि होती है। प्राचीन जलोढ़ बांगर जहाँ पर पहले नदियाँ बहती थी लेकिन आज नहीं बहती। तो नवीन जलोढ़ मृदा जहाँ पर आज भी नदियाँ बह रही है और मिट्टी का जमाव है वो हो रहा है। गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था। गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र है भाबर और गुम्फित नदियों का पुनः उद्गम क्षेत्र है वो तराई। तो गुम्फित नदियाँ क्या होती है, देखो आप पहाड़ों वगैरह पे गए हो ना तो आपको पता होगा कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर पत्थर होते हैं। ठीक है, ऐसे, और वहाँ पर पानी है ना बहता रहता है नीचे से, लेकिन हमें ऊपर से पता नहीं चलता कि वास्तव में यहाँ पर पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा। ठीक है, तो जो नीचे से पानी बह रहा है ना उसको गुम्फित नदियाँ कहते हैं। ठीक है, ऊपर पत्थर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और नीचे से नदियाँ वो बह रही है। तो गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र है वो भाबर कहलाता है। और फिर जो दलदली वाली जो भूमि आती है, छोटे कण आते हैं जहाँ पर, वहाँ पर पानी वो वापस ऊपर आ जाता है, तो वापस ऊपर हमें दिखाई देता है। तो गुम्फित नदियों का पुनः उद्गम है वो तराई कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा याद। तो ये थी आपकी जलोढ़ मृदा जो सर्वाधिक उपजाऊ है, विकसित मृदा। फिर काली मृदा, इसको कपासी मृदा भी कह देते हैं, रेगूर मृदा भी कह देते हैं, चरनोजम भी कह देते हैं, वर्टिसोल भी कह देते हैं, व्यापारिक मृदा भी कह देते हैं। देखो इतने नाम हैं, जलोढ़ के भी हमने बहुत सारे पढ़े थे। तो काली मृदा, कपासी मृदा, रेगूर मृदा, चरनोजम, वर्टिसोल, ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन, और व्यापारिक मृदा, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक फसलें ज़्यादा होती है। व्यापारिक कौन सी होती है, जो डायरेक्ट वहाँ से सेल की जाती है, खाने पीने के हमारे काम नहीं आती, डायरेक्ट वहाँ से सेल की जाती है वो। तो व्यापारिक मृदा। निर्माण इनका ज्वालामुखी से निकले लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण से निर्मित है ये। तो देखो जो यूरेशियन प्लेटें थी है ना, और अपने एशियन जो प्लेटें थी वहाँ टकराई थी, और उसके बाद जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो लावा बहा था, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा होने के बाद नमी और प्रकाश से वहाँ पर क्या होता है, उसका अपक्षरण होता है, यानी टूटती है वो चट्टानें। तो वो टूटने से मिट्टियों का निर्माण हुआ है। तो लावा ब्लैक होता है, तो ये ब्लैक मिट्टी है। ठीक है, इसे याद रह जाएगा। तो ब्लैक मिट्टी है यहाँ पर। तो ज्वालामुखी से निकले लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण से निर्मित है ये। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक नाइट्रोजन लेकिन बहने से कमी आ जाती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन फिर भी इसमें वो नाइट्रोजन जिनको ज़्यादा चाहिए, जिन पौधों के जिन फसलों को, वो कम होती है। तो इसका कारण क्या है, तो इसमें बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पर, बारिश होने से वो ऊपर से बह जाती है। परतीय अपरदन अपन कहते हैं ना, पढ़ते हैं ना, परतीय अपरदन। हालांकि ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर भी हो जाता है।
जब पानी ऊपर से बहेगा ना तो नाइट्रोजन को अपने साथ बाहर ले जाएगा। अब देखो जो अपने ऊपर पड़ी थी जलोढ़ मृदा वो अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं जिसको, तो नाइट्रोजन को वो अपने अंदर समा लेती है। लेकिन ये जो काली मृदा है ना, इसके ऊपर से जब पानी बहता है ना बारिश में, तो नाइट्रोजन साथ में बह जाती है। ठीक है। फिर जीवाश्म में कार्बनिक तत्वों की वो कमी होती है यहाँ पर, इसमें भी जीवाश्म में यानी ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की वो कमी होती है। ठीक है। और इसकी प्रवासी प्रकृति होती है। फिर है विस्तार इसका हड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला एरिया। राजस्थान की बात करें तो विशेषताएं जल धारण, आर्द्रता ग्राही सर्वाधिक है ये, जल ग्रहण क्षमता इसकी है वो कम होती है, या जल अवशोषण की क्षमता, जो मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े कण होते हैं ना उनकी जल अवशोषण क्षमता सर्वाधिक होती है जो बलुई मृदा है। लेकिन जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है इसकी, पानी अब्जॉर्व रखने की ज़्यादा होती है, लेकिन जल जो ग्रहण करने की, यानी बारिश आ रही है तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा बारिश आए ना तो भी पानी बहने लग जाएगा। और ये जो बलुई मिट्टी है इसमें बड़े बड़े कण होते हैं, तो बारिश आएगी तो यहाँ पर वो पता ही नहीं चलता, सारा वो ऑब्जर्व कर लेती है। तो जल धारण करने की, जल अवशोषण करने की क्षमता तो इनकी में ज़्यादा होती है और जल धारण करने की क्षमता इनकी ज़्यादा होती है। धारण का मतलब होता है उसको बनाए रखना, पानी को, नमी को बनाए रखना। तो सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही होती है ब्लैक मिट्टी। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम विस्तार है इसका, देखो अपने इंडिया की बात कर रही है, यहाँ पर अपना राजस्थान है, तो ये जो एरिया है ना नीचे वाला यहाँ पर है ये। ठीक है। और ये अपन पढ़ते हैं ना गुजरात में सर्वाधिक कपास होती है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक होती है, एमपी वाला जो इधर वाला एरिया है यहाँ पर सर्वाधिक है वो कपास होती है। तो ये जो एरिया है ना यहाँ पर सर्वाधिक है वो ब्लैक मृदा पाई जाती है इंडिया में, और राजस्थान में साउथ में। राजस्थान में जल धारण क्षमता, सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसलिए रेगूर मृदा बोलते हैं। पूछ लेते हैं भी रेगूर मृदा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जल धारण क्षमता इसकी है वो सर्वाधिक होती है। फिर यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, बिल्कुल इसीलिए इसको कपासी मृदा भी है वो कह देते हैं। इसके काले रंग का प्रमुख कारण लोहा तथा एल्यूमिनियम के, 2 मिनट, लोहे तथा एल्यूमिनियम के यौगिक है इसमें। ठीक है। टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट। तो देखो आप ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से निकली है, लावा ज्वालामुखी से निकला है, और ज़मीन के अंदर क्या है, धातु। ठीक है। तो ज़मीन के अंदर धातु है वो बाहर तो आएगी ना, इसीलिए इसमें एल्यूमिनियम और लोह तत्व पाया जाता है, उसी कारण ब्लैक है। ठीक है। और इसीलिए अपन पढ़ते हैं ना अरावली वाला प्रदेश है जो, अरावली कैसे बनी है, 2 प्लेटें टकराई आपस में, उसी से तो बनी है। अब वो जो बनी है अरावली तो ज़मीन के नीचे से ही जो ज़मीन ऊपर उठी है ना, तो नीचे से ऊपर उठी है, इसलिए यहाँ पर धातुएं ज़्यादा पाई जाती है। धातु प्रदेश भी कह देते हैं अरावली प्रदेश को, खनिज प्रदेश भी कह देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो नीचे से जो धातुएं ऊपर आ गई। सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसलिए रेगूर बोलते हैं। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी थी, इसलिए कपासी मृदा भी कहते हैं। इसके काले रंग का प्रमुख कारण है लोहा तथा एल्यूमिनियम के यौगिक। ठीक है। टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यहाँ पर पाया जाता है। यह जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके लड़ौती के पठार में कपास कम होने का कारण है जलीय अपरदन। तो ये भी पूछ लेते हैं, अभी देखो कपास अपने कहते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर में उत्तर में ज़्यादा होती है, और यहाँ पर काली मृदा या कपासी मृदा होने के बावजूद जो है वो कम क्यों पाई जाती है, कपास कम क्यों होती है। तो इसका कारण है देखो यहाँ पर जो हड़ौती वाला प्रदेश है यहाँ पर जो ये मिट्टी पाई जाती है, अब बारिश होती है ना ज़्यादा होती है यहाँ पर, ज़्यादा बारिश होने के कारण जो इसकी नाइट्रोजन की जो इसमें सर्वाधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन के जो तत्व वो निकल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की फसल नहीं हो पाती, जो इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हड़ौती के पठार में कपास कम होने के कारण जलीय अपरदन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को उष्ण कटिबंधीय चरणोजम है वो कहा जाता है। तो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय चरणोजम। उष्ण कटिबंधीय यानी करक और मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया है वो, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो उष्ण कटिबंधीय चरणोजम है वो कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। काली मृदा, कपासी, रेगूर, चरणोजम, वर्टिसोल, व्यापारिक मृदा। कपास सर्वाधिक होती है इस मिट्टी में, इसकी जो जल धारण करने की क्षमता वो सर्वाधिक होती है, और इसके अलावा अपने पूछे तो हड़ौती वाले एरिया में ज़्यादा पाई जाती है ये, और कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी होती है। ठीक है। काले रंग का प्रमुख कारण क्या है, लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है। फिर काली मृदा सवता जुताई के लिए वो जानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा था एक बार कि कौन सी मृदा वो सवता जुताई के लिए जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि देखो काली मृदा होती है। अब ये देखो इसकी जो
ये मतलब बहुत ही महीन कण होते हैं इसके अंदर। तो जब बारिश नहीं होती ना तो इसके अंदर दरारें आ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर बीज डाल दो तो ऑटोमेटिक नीचे चले जाएंगे, जब बारिश आएगी तो ये दरार भर जाएगी और बीज है वो उग जाएगा, ठीक है। तो काली मृदा ऊपरी परत धातु से निर्मित होने के कारण सूखने पर कठोर एवं दरार युक्त ईंट की भांति हो जाती है। बारिश आने पर वापस दरारें बंद हो जाती है, जिसमें हल चलाने की जरूरत है वो नहीं पड़ती, इसलिए वो सवता जुताई वाली मिट्टी कहते इंपॉर्टेंट है। पश्चिम राजस्थान में खेतों में काली मिट्टी डाली जाती है, इसका प्रमुख कारण है बलुई मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए। देखो पश्चिमी राजस्थान में यानी मरुस्थल वाले एरिया में क्या करते हैं, जो उपजाऊपन को, मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो ऐसे मान लो तालाब है यहाँ पर, तो तालाब की मिट्टी खोद खोद के इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्यों डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जल धारण क्षमता वो बढ़ जाती है। तो जब नमी इसके अंदर बढ़ेगी तभी तो पौधे ज़्यादा होंगे, फसलें ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। फिर है लाल मृदा। तो अधूरे निर्माण की वन्य अपरिपक्व मृदा कहते हैं। देखो परिपक्व मृदा किसको कहते हैं, जलोढ़ मृदा को, विकसित मृदा। और अल्प विकसित या अधूरे निर्माण की अपरिपक्व मृदा लाल मृदा को कहते हैं। ये पर्वतीय मृदा कह देते हैं इसको, लाल मृदा को, ठीक है। लाल लोमी मृदा, ठीक है। अर्ली शोल, अर्ली शोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपरिपक्व है इसलिए अर्ली शोल, शोल भी बोल देते हैं, ठीक है। सोइल, सोइल अर्ली सोइल भी बोल देते हैं, ठीक है। पर्वतीय प्रदेशों में पर्वत के ऊपरी परत के अपक्षरण से इसका निर्माण होता है। जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं ना उसके ऊपरी परत के अपक्षरण से, यहाँ से पानी बहता है ना, तो ऊपरी अपक्षरण से इसका निर्माण है वो होता है। फिर विस्तार दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश। और विशेषता निर्माण ग्रेनाइट नीच क्वार्टाइज चट्टानों से इसका निर्माण है वो होता है। तो विशेषताएं देखो, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर। नीच चट्टानें क्या होती है, जो ग्रेनाइट चट्टानें प्राचीन हो जाती है, पुरानी हो जाती है और उसका अपर्दन हो जाता है, अपक्षेपण हो जाता है, तो वो जो मिट्टियाँ होती है उसको नीच कहते हैं। और क्वार्टाइज होती हैं, तो क्वार्टाइज चट्टानें है वो, इनसे इनका निर्माण होता है। लाल रंग का प्रमुख कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण, इंपॉर्टेंट है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इनका वो रंग लाल होता है। यह मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, और चावल भी होता है यहाँ पर और गन्ना भी होता है। तो मक्का देखो, अपने जो दक्षिणी अरावली प्रदेश की बात करें, मेवाड़ वाला जो एरिया है वो, तो जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है ना, ये अजमेर से लेकर के आगे वाला जो एरिया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है, ठीक है। यहाँ पर मक्का सर्वाधिक होता है। और पढ़ते हैं ना कि यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, मक्का। मेवाड़ का प्रमुख खाद्यान्न मक्का, तो मक्का सर्वाधिक होता है, ठीक है। और राजस्थान में मक्का सर्वाधिक उदयपुर में होता है, या उदयपुर में बोए जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उत्पादन सर्वाधिक भीलवाड़ा में होता है, ये तो हर साल चेंज होते हैं। और इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस से कार्बनिक यौगिक अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, देखो यहाँ पर अरावली प्रदेश है, यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो उनके पत्ते ज़्यादा गिरेंगे, पत्ते गिरेंगे तो उसमें कार्बन होता है, ह्यूमस होता है, ठीक है। तो जीवाश्म और कार्बनिक यौगिक है वो अधिक होंगे, बेसिक सी बात है। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। भाई तो पूछ लेते हैं, अभी लाल मिट्टी की जो प्रकृति किस प्रकार की होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है। तो अम्लीय होती है। अम्लीय क्यों होती है, देखिए यहाँ पर पत्ते गिरे, ठीक है। अब पत्ते गिरे, इनको खाने के लिए सूक्ष्म जीव आएंगे। अब सूक्ष्म जीव इनका जब खाएंगे ना तो वो क्या कर देते हैं, इसका तो पचाने के लिए वो एसिड अपने से अंदर है उसे वो निकालेंगे, ठीक है। तो जब सूक्ष्म जीव इनको पचाने के लिए एसिड निकालेंगे, इसलिए अम्लीय हो जाती है, ठीक है। इसलिए इनकी प्रकृति है वो एसिड अम्लीय होती है। तो याद रखना, जहाँ पर सूक्ष्म जीव ज़्यादा होती है वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो अम्लीय ही होती है। फिर आगे देखते हैं अपन, हाँ यहाँ पर चूना और पोटास की वो कमी होती है। चूना पोटास अपन यूज़ करते हैं अम्लीय को मिट्टी को ठीक करने के लिए। लाल मिट्टी में चात्रीय प्रदन सर्वाधिक होता है। अब चात्रीय प्रदन क्या होता है, देखिए ये जो मैदान है इसे ढलान वाले, अब यहाँ से जो पानी बहेगा ना तो ऊपर की जो परत होती है ना इसको अपने साथ लेके चला जाएगा, इसी को अपन कहते हैं चात्रीय प्रदन, ठीक है। जिले देखो, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, दक्षिण अरावली वाला जो एरिया है वो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाल मृदा, इसको देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अधूरे निर्माण की वनीय मिट्टी कह देते हैं, परिपक्व मिट्टी कह देते हैं,
ठीक है, अर्ली सॉइल कह देते हैं, और पर्वतीय मृदा भी इसको कह देते हैं, लाल मृदा। तो ये किससे इसका निर्माण होता है? तो जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं ना, ढलान वाले, उनके ऊपर वाला जो प्रदूषण होता है उससे इसका निर्माण है वो होता है। इसमें किसकी अधिकता होती है? आयरन की अधिकता होती है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग है वो लाल होता है। मंगल ग्रह का रंग भी लाल इसी के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण ही, ठीक है। और इसमें निर्माण, ठीक है, ग्रेनाइट नीस क्वार्टाइज चट्टानों से होता है, और मक्का सर्वाधिक होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, तो पूछ लेंगे आपसे कि मक्का सर्वाधिक कौन सी मिट्टी में होता है? तो मक्का सर्वाधिक लाल मिट्टी में होता है। तो लाल मिट्टी कहाँ पर है? सर्वाधिक मेवाड़ वाले एरिया में है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसकी प्रकृति भी याद रखनी है, अम्लीय होती है, और इसमें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ होता है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक है, इसीलिए सर्वाधिक होता है, ठीक है। फिर है लाल काली मृदा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। देखो इसको ऐसे याद रखो आप, ये जो साउथ राजस्थान है, अब ये जो एरिया है ना, ये जो दक्षिणी अरावली वाला, यहाँ पर तो पाई जाती है लाल, ये तो हो गई लाल मिट्टी। और ये जो आपका हड़ौती वाला एरिया है, यहाँ पर हो गई काली, ठीक है। अब बीच वाला बच्चा भी, बीच वाले में लाल काली हो जाएगी, क्योंकि मिक्स तो होगी ना। तो यहाँ पर है लाल काली, है ना। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर का इस साइड वाला भाग है, ठीक है, और डूंगरपुर का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पर लाल मिट्टी है, और बीच में लाल काली है, और हड़ौती वाले में काली है, ठीक है। कपास व मक्का यहाँ पर है वो होती है। फिर झुम्मी कृषि किसको कहते हैं? तो वनों को जलाकर राख उसकी बन जाती है, उसमें फास्फोरस अधिक होता है, तो फास्फोरस युक्त जो मिट्टी होती है उसमें मक्का बोया जाता है। तो झुम्मी कृषि अपन पढ़ते हैं ना, दक्षिण राजस्थान में, मेवाड़ प्रदेश में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो झुम्मी कृषि है वो कैसे करते हैं? वनों को जला देते हैं, जलाने के बाद उनकी जो राख बनती है उसमें फास्फोरस अधिक होता है, उसमें मक्का है वो ज़्यादा होता है। और झुम्मी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कह देते हैं, क्योंकि स्थान चेंज करते रहते हैं ना, जब यहाँ पर उपजाऊपन खत्म हो जाता है। और एक दजिया शब्द पूछ लेते हैं, दजिया, तो दजिया से दय से याद रखना है, मैदानी प्रदेश, मैदान में दय आता है ना, तो मैदानी प्रदेशों में जब इनको जला करके घास को या पेड़ पौधों को जला करके वहाँ पर जो कृषि की जाती है उसको दजिया कह देते हैं, ठीक है। और इनको तिची माता वगैरह वो कह देते हैं, जो पहाड़ों पे होती है वो। फिर है लाल पीली मिट्टी, भूरी मृदा भी कह देते हैं इसको, या चिक्का प्लस दोमट, ठीक है, भूरी मृदा भी कह देते हैं, लाल पीली मृदा। तो ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपक्षरण तथा अपर्दन से इसका निर्माण होता है, और नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की यहाँ पर है वो कमी होती है। नीच चट्टान ग्रेनाइट के रूपांतरण से निर्मित, मतलब ग्रेनाइट है वो पुराना हो जाता है, तो उसके बाद अब नीच चट्टानें बनती है। विस्तार इसका बनास बेसिन, इंपॉर्टेंट चीज़ ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीधा पूछते हैं। भूरी मृदा, देखो अपन ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, भूरी, भूरी मृदा, तो भूरी से बी से बनास, ठीक है। तो बनास बेसिन आपको याद रखना है, भूरी मृदा बनास बेसिन। तो बनास जहाँ जहाँ से बेचती है ना, वो उसका बेसिन हो गया, तो बनास बेसिन याद रखना है, ठीक है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, ठीक है, ये जो एरिया, सॉरी थोड़ा ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, तो याद रह जाएगा। विस्तार इसका बनास बेसिन, तो भूरी मृदा बनास बेसिन। अब लाल पीली क्यों बोलते हैं? देखो ऊपर वाला जो एरिया है ना आपके, कह देते हैं कि अपन मध्यम वाला, जैसे राजस्थान है, इसका मध्य वाला जो एरिया है ना, इस यहाँ पर वो पीली मृदा है, मतलब रेतीली मृदा। और चूर वाला जो एरिया, नागौर वाला जो एरिया है, यहाँ लाल है, यहाँ काली है, ठीक है, हड़ौती वाला यहाँ लाल और काली हो गई, ठीक है। अब बीच में क्या होगी? लाल और पीली, ठीक है, एरिया वाइज आप याद रख सकते हो। ऊपर पीली है, नीचे लाल है, तो यहाँ पर क्या होगी? लाल पीली। तो इसको भूरी मृदा भी कह देते हैं, भूरी से बनास आपको याद रखना है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में नवीन भूरी मृदा का विस्तार है यहाँ पर, ठीक है। और फसल यहाँ पर ज्वार सर्वाधिक होती है, जो अजमेर में होती है। ज्वार मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है, जायद की फसल के लिए उपयोगी होती है, जायद की फसल टोंक वगैरह में सर्वाधिक होती है ना। तो आपको याद, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जलोढ़ मृदा है वो तो गेहूँ चावल के लिए, लाल मृदा है वो मक्का के लिए, काली मृदा है वो कपास के लिए,
और लाल पीली मृदा है या भूरी मृदा है वो मोटे अनाज के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी, मोटे अनाज के लिए उपयोगी है। और जायद की फसल के लिए भी इंपॉर्टेंट है लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा आपको याद रहे, ऊपर मरुस्थली है वो पीली, उसके और साउथ में वो लाल, उसके बीच वाला जो एरिया वहाँ पर है वो लाल पीली है। ये बीच वाला जो एरिया देख लो, बनास बेसिन, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सोया, मधुपुर, सिरोही। ठीक है, हो गया क्लियर। फिर है रेतीली बलुई मृदा, तो बालू रेत बोल देते हैं, पीली मृदा भी इसको बोल देते हैं। तो निर्माण टेथी सागर के अवशेष के रूप में, ठीक है, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के जो ऑप्शन से इसका निर्माण हुआ है। तो बालू मृदा कोई दिक्कत नहीं, इसमें मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाए, इसको पीली मृदा भी है वो कह देते हैं, रेतीली बलुई मृदा। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले टेथी सागर हुआ करता था, वो धीरे धीरे सूख गया, उससे वो इसका निर्माण है वो हुआ है। विस्तार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सर्वाधिक है, जैसलमेर में है। विशेषताएं लवणता अधिक होती है इसमें, ये लवणीय मृदा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक है। और जल ग्रहण क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है, और जल धारण करने की क्षमता वो न्यूनतम होती है। देखो, जल धारण करने की क्षमता वो न्यूनतम, यानी बनाए रखने के। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस कार्बनिक यौगिकों का अभाव होता है। देखो, यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा थोड़ी है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहीं कार्बनिक पदार्थ और ये जीवाश्म होंगे। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, कैल्शियम फास्फोरस इसीलिए। और बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली ये ज़्यादा होती है यहाँ पर। पीली मृदा में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। ठीक है, तो मूंगफली है, मोठ है, मूंग है, बाजरा, ये यहाँ पर सर्वाधिक होता है। और इसमें लवणीय होती है, याद रखना है। अम्लीय कौन सी थी? नीचे वाली लाल वाली जो थी, ठीक है, वो अम्लीय थी, और ये लवणीय मृदा है। ठीक है, तो ये याद होगी, बलुई मृदा कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। फिर है लवणीय या क्षारीय मृदा, तो इसको रेह बोल देते हैं, उत्सर बोल देते हैं, कल्लर बोल देते हैं, चौपेन बोल देते हैं, थूर बोल देते हैं, नाम पूछ लेते हैं, अनुपजाऊ भी कह सकते हो आप। तो लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, देखो क्षार वैसे अलग होता है, लवण तो देखो अम्ल और क्षार के मिश्रण से बनता है, लेकिन फिर भी क्षारीय मृदा को लवणीय कह देते हैं, खारी मिट्टी। रेह बोल देते हैं, उत्सर बोल देते हैं, कल्लर बोल देते हैं, चौपेन बोल देते हैं, थूर बोल देते हैं, अनुपजाऊ बोल देते हैं। निर्माण मृदा में लवणीयता बढ़ने से खारे पानी की झीलों के आसपास ज़्यादा पाई जाती है। अत्यधिक सिंचित क्षेत्र, जहाँ पर सेम की समस्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात कर रही है, जहाँ पर सेम की समस्या है, लवणीय चट्टान पाई जा सकती है। उच्च तापमान और वर्षा कम, उसके कारण भी हो सकता है। देखो, बारिश हुई, पानी नीचे ज़मीन ने शोषा, ठीक है, मान लो 20-50 मीटर तक अवशोषित किया उसने, और फिर ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब 50 डिग्री ऊपर गर्म होगी तो ये पानी वापस धीरे धीरे ऊपर आएगा, वाष्प बन के। वाष्प अंदर तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर यहाँ से वाष्प बनेगी ना, उड़ेगी, तो ये पानी तो ऊपर आएगा। ठीक है, इसको कैसे तो कहते हैं। तो ये पानी जब ऊपर आएगा, अपने साथ जो लवण को लेके आएगा ज़मीन से, ठीक है, ज़मीन से लवण लेके आएगा, लवण यहाँ पर जमा हो जाएगा, इसलिए खारी हो जाती है बस। तो जहाँ पर है खारे पानी की झीलें पाई जाती है, सर्वाधिक नागौर में, तो वहाँ पर भी पाई जाती है। अत्यधिक सिंचित क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादा पानी लगाया जाता है, पानी ज़्यादा होता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो, वहाँ पर सेम की समस्या भी है वो पाई जाती है। सेम की समस्या क्यों है? क्योंकि नीचे जिप्सम की पट्टी है और ऊपर ज़मीन है सामान्य, तो पानी जब इसमें देते हैं तो पानी नीचे जा करके वापस ऊपर आ जाता है, क्योंकि जिप्सम के नीचे नहीं जा पाता, इसीलिए सेम की समस्या हो गई। लवणीय चट्टान पाई जाती है, वहाँ पर पाई जाती है। उच्च तापमान, वर्षा कम, ये मैंने आपको बता ही दिया। विशेषता ये अनुपजाऊ होती है। सेम का कारण पारिस्थितिकी में परिवर्तन, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था कि सेम का कारण क्या है, तो उसने आंसर था पारिस्थितिकी में परिवर्तन। फिर है लेटेराइट मृदा, उच्च तापमान में उच्च वर्षा होती है, वहाँ पर, यहाँ पर नकदी फसल है वो ज़्यादा होती है। राजस्थान में वो नहीं है लेटेराइट मृदा। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अपन 8 प्रकार वो पढ़ रहे हैं। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान उच्च वर्षा होती है, वहाँ पर होती है, और नकदी फसल है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा मतलब ये आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है ज़्यादा। फिर जैविक मृदा या पीट, तो दलदली भूमि में पाई जाती है, और डेल्टा एरिया में वो पाई जाती है, जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति होती है। सुंदरवन डेल्टा अपना जो है पश्चिम बंगाल साइड, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार थे निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, मतलब इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, वो है निर्माण की प्रक्रिया। तो आज ये इतनी डालेंगे, मैं शाम को डाल दूँगा, और बाकी की ये जो, ठीक है, 4 पेज हो रहे हैं, बाद में डालूंगा मैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण है, कृषि विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण है 14 टाइप है, वो सारे एक साथ है, वो आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छी लगी हो तो, आपका फ़ायदा हुआ है तो दोस्तों को फ़ायदा करो, और मेरा भी फ़ायदा करवाओ सब्सक्राइब करके। ठीक है, धन्यवाद।